नमस्कार फ्रेंड्स, आपका करंट दृष्टि मैगजीन टुडे में आपका स्वागत है। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जो कि आर्थिक घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है सीमा पार दिवालियापन कार्यवाही। देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय MCA ने दिवाला और दिवालियापन संहिता IVC के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग UNCIRA यूनिस्ट्रॉल मॉडल के आधार पर सीमा पार दिवालियापन कार्यवाही के लिए एक मसौदा ढांचा प्रकाशित किया है। प्रमुख बिंदु क्या हो सकते हैं? इसे कारपोरेट देनदारों के साथ साथ व्यक्तिगत गारंटर दोनों के लिए लागू करने का प्रस्ताव है। गौरतलब है कि एक व्यक्तिगत गारंटर वह व्यक्ति या संस्था है जो ऋण चुकाने में विफल किसी अन्य व्यक्ति के ऋण के भुगतान का वादा करता है। सीमा पार दिवालियापन कार्यवाही या कई न्यायालयों में संपत्ति एवं देनदारियों वाली संकटग्रस्त कंपनियों के समाधान के लिए प्रासंगिक है। मोटे तौर पर सीमा पार दिवालियापन प्रक्रिया उन देनदारों से संबंधित है जिनकी विदेशों में संपत्ति और लेनदार है। सीमा पार दिवालियापन कार्यवाही के लिए ढांचा ऐसी कंपनी की विदेश संपत्ति के स्थान, लेनदार और उनके दावों की पहचान करना तथा दावों के भुगतान के साथ साथ विभिन्न देशों में अदालतों के बीच समन्वय की प्रक्रिया की अनुमति देता है। पिछले कुछ दशकों के दौरान विशेष रूप से यूनिस्ट्रॉल मॉडल कानून के तत्वावधान में विभिन्न न्यायालयों ने सीमा पार दिवालियापन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए मजबूत संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। IVC के तहत अन्य क्षेत्राधिकारों में न्यायालयों और विदेशी हितधारकों की वर्तमान स्थिति। हालांकि विदेश लेनदार एक घरेलू कंपनी के खिलाफ दावा कर सकते हैं, IVC वर्तमान में अन्य देशों में किसी भी दिवाला कार्यवाही की स्वतः मान्यता की अनुमति नहीं देता है। उदाहरण, जेट एयरवेज के मामले में जब कंपनी एक विमान एक यूरोपीय कार्गो फर्म को बकाया राशि का भुगतान न करने पर एम्स्टर्डम में रोक दिया गया था, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने IVC में समर्थकारी प्रावधान के अभाव में घरेलू दिवाला कार्यवाही संबंध में किसी विदेशी अदालत के किसी भी आदेश को टेक ऑन रिकॉर्ड से इनकार कर दिया था। हालांकि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय प्राधिकरण ने भारत को जेट एयरवेज के लिए सेंटर ऑफ मेन इंटरेस्ट COMI के रूप में मान्यता देते हुए डच कार्यवाही में गैर मुख्यकारी दिवालिया कार्रवाई नॉन मेन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के रूप में मान्यता दी। हालांकि IVC के तहत मौजूदा प्रावधान भारतीय न्यायालयों को किसी कंपनी की विदेशी संपत्ति के मुद्दे को संबोधित करने की अनुमति नहीं देते हैं, जो अन्य न्यायालयों में समानांतर दिवाली। हालांकि IVC के तहत मौजूदा प्रावधान भारतीय न्यायालय को किसी कंपनी की विदेशी संपत्ति के मुद्दे को संबोधित करने की अनुमति नहीं देते हैं, जो अन्य न्यायालयों में समानांतर दिवालिया कार्यवाही के अधीन है। क्या आप अवगत हैं कि यूनिस्ट्रॉल मॉडल कानून से यूनिस्ट्रॉल मॉडल सीमा पर दिवाला मुद्दों से निपटने के लिए सबसे अधिक व्यापक रूप से स्वीकृत कानूनी ढांचा है। इसे ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर समेत 49 देशों ने अपनाया है। मॉडल कानून सीमा पार दिवालियापन के 4 प्रमुख सिद्धांतों से संबंधित है। डिफ़ॉल्ट करने वाले देनदार के खिलाफ घरेलू दिवालापन कार्यवाही में भाग लेने या शुरू करने के लिए विदेशी दिवालापन पेशेवरों एवं विदेशी लेनदारों तक सीधी पहुँच। विदेशी कार्यवाही की मान्यता और उपचार का प्रावधान। घरेलू और विदेशी अदालतों तथा घरेलू व विदेशी दिवाला व्यवसायियों के बीच सहयोग। विभिन्न देशों में 2 या 2 से अधिक समवर्ती दिवालिया कार्यवाहियों के बीच समन्वय। इस संबंध में मुख्य कार्यवाही सेंटर ऑफ मेन इंटरेस्ट की अवधारणा द्वारा निर्धारित की जाती है।
किसी कंपनी के लिए सेंटर ऑफ मेन इंटरेस्ट का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि कंपनी अपने व्यवसाय को नियमित आधार पर कहाँ संचालित करती है और इसके पंजीकृत कार्यालय का स्थान क्या है। यह राज्यों को मध्यस्थता प्रक्रिया संबंधी कानूनों में सुधार एवं आधुनिकीकरण में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा सके। इसका महत्व क्या है? आईबीसी में सीमा पार दिवालियापन से संबंधित अध्याय को शामिल करना एक बड़ा कदम होगा और यह कानून को परिपक्व क्षेत्राधिकारों के बराबर लाएगा। यह भारतीय फर्मों को विदेशी कंपनियों से अपने बकाया का दावा करने में सक्षम बनाएगा, जबकि विदेशी लेनदारों को भारतीय कंपनियों से ऋण वसूल करने की अनुमति देगा। यह भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं को भारत में अपना बकाया वसूल करने में मदद करेगा। यह भारत में दिवाला समाधान के विचार में एक घरेलू कॉरपोरेट देनदार को विदेशी संपत्ति को भी लाएगा और तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान में होने वाली देरी से बचाएगा। भारतीय फ्रेमवर्क और यूनिस्टॉर्म मॉडल कानून के बीच अंतर। जो देश यूनिस्टॉर्म मॉडल कानून को अपनाते हैं वे अपनी घरेलू आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ बदलाव करते हैं। भारतीय सीमा पार दिवालिया फ्रेमवर्क वित्तीय सेवा प्रदाताओं को सीमा पार दिवाला कार्यवाही के अधीन होने से बाहर करता है। वहीं कई देश सीमा पार दिवालिया फ्रेमवर्क के प्रावधानों से बैंकों एवं बीमा जैसी महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को छूट देते हैं। प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीआईआरपी से गुजरने वाली कंपनियों को सीमा पार दिवालिया कार्यवाही से छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि पीआईआरपी के प्रावधान हाल ही में पेश किए गए हैं और प्री पैक तंत्र के अंतर्गत के तहत न्यायशास्त्र अपने प्रारंभिक चरण में है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के त्वरित समाधान के लिए पीआईआरपी को इस वर्ष की शुरुआत में आईबीसी के तहत पेश किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर राष्ट्रीय आयोग संयुक्त राष्ट्र आयोग मीन्स यूनिस्टॉल। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का मुख्य कानूनी निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में इस उद्देश्य से की गई थी कि यह सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहयोग हेतु मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने और इसके परिणाम स्वरूप शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने हेतु एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत उन 8 देशों में से एक है जो यूनिस्टॉल की शुरुआत से ही उसका सदस्य है। दिवाला और दिवालापन संहिता आईबीसी इसे वर्ष 2016 में अधिनियमित किया गया था। यह व्यावसायिक फर्मों के दिवाला समाधान से संबंधित विभिन्न कानूनों को समाहित करता है। यह दिवालियापन की समस्या के समाधान के लिए सभी वर्गों के देनदारों एवं लेनदारों को एक समान मंच प्रदान करने के लिए मौजूदा विधायी ढांचे के प्रावधानों को मजबूत करता है। दिवाला एवं दिवालियापन संहिता आईबीसी 2016 पर जीएन वाजपेयी समिति की रिपोर्ट। आईबीसी 2016 के परिणामों का पता लगाने के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा एक कार्यदल का गठन किया गया था। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु। आईबीसी के परिणामों को मापने के उद्देश्य से एक मैट्रिक्स तैयार करने के लिए कार्यदल ने एक व्यापक ढांचे का सुझाव दिया, ताकि आईबीसी के तहत उपलब्धियों का मूल्यांकन निष्पक्ष तरीके से किया जा सके। समिति ने आईबीसी की प्रक्रिया के लिए कुछ लक्ष्यों की पहचान की, जो इस प्रकार हैं: तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान, उद्यमिता को बढ़ावा देना, उधार या ऋण की उपलब्धता, हितधारकों के हितों को संतुलित करना। मुख्य सुझाव: आईबीसी की सफलता का आकलन करने और इसके कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए एक मानकीकृत ढांचे की स्थापना। दिवाला प्रक्रिया के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए प्रामाणिक रियल टाइम डेटा जरूरी है। संहिता के मात्रात्मक एवं गैर मात्रात्मक दोनों परिणामों को मापा जाए और उनकी समीक्षा की जाए। गैर मात्रात्मक परिणाम जैसे देनदारों और लेनदारों के व्यवहार में संहिता की वजह से हुए बदलाव की पुष्टि की जानी चाहिए। इसके लिए अनुसंधानात्मक और मात्रात्मक सूक्ष्म संकेतकों की मदद लेने की जरूरत है। दिवाला और दिवालियापन संहिता आईबीसी के तहत
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग इंस्टीट्यूट मॉडल के आधार पर सीमा पार दिवालियापन कार्यवाही से संबंधित एक अध्याय को शामिल करना भारतीय वित्तीय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसका विश्लेषण कीजिए। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका प्रयास कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप करंट अफेयर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।